हेलो एवरीवन, आज हम क्लास 6 एनसीईआरटी का 7th चैप्टर करेंगे। ये है राज्य से साम्राज्य तक। आज हम देखेंगे इस चैप्टर में कि कैसे बड़े बड़े साम्राज्य बनने शुरू हुए थे। जो हम इतने बड़े राजाओं की बात करते हैं या उनके बारे में हम हिस्ट्री में पढ़ते हैं, जैसे कि अशोक के बारे में हम पढ़ते हैं, और जो चंद्रगुप्त मौर्य है, मतलब मौर्य साम्राज्य है, कोई भी आगे जो डायनेस्टी एक बनती चली जा रही थी, उसका जो शुरुआत कहाँ से हुई थी। तो आइए शुरू करते हैं हमारा ये चैप्टर। सबसे पहले आप यहाँ पर देखिए, शेरों वाला एक स्तंभ देखिए। ये देखिए, इसके चित्र हम कहाँ पर देखते हैं आजकल। देखिए, ये जो शेरों वाला चित्र है, इसके हम जो सिक्का बना होता है ना, उसके भी एक साइड ये चित्र बना होता है। कुछ स्तंभ ऐसे हम देखेंगे जिस पर ये जो मूर्तियाँ बनी होती थी। देखिए, जिन शेरों के चित्र हम रुपए पैसे पर देखते हैं, उनका भी एक इतिहास है। तो ये भी एक हिस्ट्री का एक पार्ट है। उन्हें पत्थरों को काटकर बनाया गया, फिर उन्हें सारनाथ में एक विशाल स्तंभ पर स्थापित किया गया था। सबसे पहले इन्हें सारनाथ के स्तंभ में बनाया गया था और फिर उन्हें सारनाथ में एक विशाल स्तंभ पर बनाया गया था। इतिहास के महानतम राजाओं में से एक अशोक हैं, जिन्होंने ये स्तंभ पर बनवाया था। कई स्तंभों और पत्थरों पर अभिलेख भी उन्होंने लिखवाए थे, उत्कीर्ण करवाए थे। इससे पहले कि हम ये जानें कि अभिलेखों में क्या लिखा था, अभी हम अभिलेख की बात करेंगे। अभिलेख हम पहले देख चुके हैं क्या होते हैं, कि किसी भी राजा या किसी भी व्यक्ति के द्वारा अपने जो भी अच्छे काम किए जाते हैं, उनको किसी भी धातु पर लिखा जाता है। जैसे कि पत्थरों पर लिख दिया, या फिर किसी तांबे पर या किसी भी मेटल पर लिखवा देते थे, तो उन्हें अभिलेख कहा जाता है। अब हम ये देखें कि अभिलेख में क्या लिखता है। इससे पहले हम ये कोशिश करेंगे कि राज्य को, जो अशोक है, उनके राज्य को साम्राज्य क्यों कहा जाता है। मतलब इससे पहले जितने भी जो राज्य हुए थे, उनको राज्य कहा जाता है। जो भी पहले शासन करते थे, उनको राज्य कहा जाता है। और जो ये हम देखेंगे अशोक का, ये एक साम्राज्य के रूप में जाना जाता है। अशोक जिस साम्राज्य पर शासन करते थे, उनकी व्यवस्था उनके दादा चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। तो इनकी जो अशोक का जो साम्राज्य है, उनकी सबसे पहले जो नींव रखी थी वो चंद्रगुप्त मौर्य ने रखी थी, जो कि उनके दादाजी थे। चाणक्य या कौटिल्य नाम के एक बुद्धिमान व्यक्ति ने चंद्रगुप्त की सहायता की थी। चाणक्य के विचार हमें अर्थशास्त्र की किताब में भी मिलते हैं। साम्राज्य में बहुत सारे नगर होते थे। इनमें साम्राज्य की राजधानी भी होती थी। पाटलिपुत्र, उज्जैन और तक्षशिला जैसे प्रमुख नगर थे। सबसे पहले देख लीजिए वंश क्या होता है। जब एक ही परिवार के कई सदस्य एक के बाद एक राजा बनते जाते हैं, तो उन्हें वंश कहा जाता है। मौर्य वंश में 3 महत्वपूर्ण राजा थे। पहले थे चंद्रगुप्त, दूसरे बिंदुसर, तीसरे अशोक। अब देखिए, चंद्रगुप्त ने नींव रखी थी अशोक साम्राज्य की, जो थे है ना, मौर्य साम्राज्य की जो चंद्रगुप्त ने नींव रखी थी। फिर उसके बेटा बिंदुसर शासक बना था, और बिंदुसर के बाद अशोक उसका पुत्र शासक बना था। और अशोक मतलब महानतम राजाओं में से एक ऐसा माना जाता कि अशोक सबसे शक्तिशाली राजा था इन तीनों में से। जो हम देखते हैं इनके साम्राज्य, उसमें राजधानियाँ कैपिटल रखी जाए। अब देखिए, राजधानियाँ की ज़रूरत क्यों पड़ती होंगी, क्योंकि अब देखिए इतना बड़ा, आगे हम मैप में देखते हैं। एक मिनट, आप मैप पर देखिए। ये देखिए, जो अशोक था ना, उसका साम्राज्य इतनी जगह पर फैला हुआ था। यहाँ देखिए, अफगानिस्तान से लेकर इधर जो भारत है, उसके जो साउथ में यहाँ तक, और इधर इतने बड़े साम्राज्य पर शासन करना किसी एक शासक के लिए आसान नहीं था, किसी एक राजा के लिए। फिर उसने अपनी राजधानियाँ बनानी शुरू कर दी, जहाँ से पूरा प्रशासन, जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है, वो कंट्रोल किया जाता था। जैसे एक उनकी राजधानी थी तक्षशिला, जो इधर नॉर्थ रीजन में थी। उसके बाद जो सेंटर में थी उज्जैन, और इधर जो ईस्ट में थी पाटलिपुत्र। ये 3 महत्वपूर्ण राजधानियाँ थीं। और ये राजधानियाँ जो थीं, जिसमें तक्षशिला उत्तर पश्चिम और मध्य एशिया के लिए आने जाने का मार्ग था। मतलब अब देखिए, मैप को एक बार फिर से, आपको मैप अच्छे से ध्यान में रखना है। अब देखिए, यहाँ पर भी पानी है, यहाँ पर भी पानी है ना, इधर ये देश आ गए। तो जो एशिया से जो व्यापार या जो भी लेन देन होता था, मध्य एशिया से, जो सेंट्रल एशिया है उससे, तो वो तक्षशिला के थ्रू होता था। तो ये एक बड़ा, कह लो, एक बहुत महत्वपूर्ण जगह थी तक्षशिला, जो कि मध्य एशिया से व्यापार करने के लिए। दूसरी तरफ उज्जैन हम देखें, उत्तरी भारत से दक्षिणी भारत में जाने वाला। ये देखिए, नॉर्थ से साउथ की तरफ, ये बिल्कुल सेंटर में है। तो उज्जैन नॉर्थ को साउथ से कनेक्ट करने के लिए एक महत्वपूर्ण स्थान बन जाता है।
शायद नगरों में व्यापारी, सरकारी अधिकारी और शिल्पकार रहा करते थे। मतलब जो नगर होते थे उसमें, ये देखिए ये पूरे नगर हैं, इतने सारे जितने भी दिए हुए हैं महत्वपूर्ण नगर हैं जो, जिन राजधानियां तक्षशिला, उज्जैन और पाटलिपुत्र, इसमें व्यापारी लोग रहते थे, ऐसा अनुमान लगाया जाता है। या तो व्यापारी होंगे या शिल्पकार होंगे या फिर सरकारी जो नौकरी करते थे वो लोग रहते थे। साम्राज्य में बहुत बड़े क्षेत्रों में किसान और पशुपालकों के गांव बसे थे। मध्य भारत जैसे इलाकों में ज़्यादातर हिस्सा जंगलों से भरा हुआ था। आज भी अगर हम देखते हैं ना, तो जो मिड इंडिया है, मतलब जो बिल्कुल सेंट्रल इंडिया है, यहाँ पर मध्य भारत, यहाँ पर जंगल ज़्यादा पाए जाते हैं। दूसरे जो भी जितने भारत का जो दूसरा एरिया, उसके मुकाबले मध्य भारत में जंगल घने और ज़्यादा पाए जाते हैं। तो यहाँ पर किसान रहते होंगे, पशुपालक रहते होंगे, है ना। तो वहाँ पर लोग जो मिड इंडिया है, जो मध्य भारत की बात करेंगे, उसमें लोग क्या करते थे, फल फूल का संग्रहण करते थे या फिर जानवरों का शिकार करके अपना जीवन चलाते थे। साम्राज्य के अलग अलग हिस्सों में, इलाकों में भिन्न भिन्न भाषाएं भी लोग बोलते थे। अब देखिए आज हम सुनते हैं कि हर एक कोह के बाद भाषा बदल जाती है। इट मीन्स कि 1 किलोमीटर के बाद भाषा का परिवर्तन देखने को मिलता है। तो इसी तरह देखिए इतना बड़ा जो एरिया है भारत का, ये उपमहाद्वीप का एरिया, इसमें जो अलग अलग क्षेत्रों में, रीजन्स में डिफरेंट भाषाएं बोली जाती थी। वे शायद अलग अलग प्रकार का भोजन करते थे और यहाँ तक कि अलग किस्म की पोशाक भी पहनते थे। मतलब बहुत सारी भिन्नताएं देखने को मिलती हैं। आज देखिए अगर हम एग्जाम्पल लें ना, किसी एक गांव की एग्जाम्पल लेते हैं। गांव में भी अलग अलग प्रकार के घर होते हैं। कुछ लोग वेस्टर्न कल्चर को फॉलो करते हैं, कुछ लोग ट्रेडिशनल को, कुछ लोग मिला जुला सा फॉलो करते हैं ना। तो इसी तरह से अगर हम गांव की बात करें, उसमें इतने सारे हमें कल्चर देखने को मिल जाते हैं। तो इसी प्रकार से अगर हम पूरे उपमहाद्वीप भारत की बात करें, तो यहाँ पर भी बहुत सारे कल्चर अलग अलग थे। मतलब बहुत सारे लोगों का रहन सहन डिफरेंट था, अलग अलग भोजन खाते थे। कुछ लोग तो वेजिटेरियन थे, कुछ नॉन वेजिटेरियन भी थे, है ना। कुछ जो जिन्हें हम सर्व आहारी कहते हैं, जो सब कुछ खा लेते हैं, वो थे कुछ लोग। तो इसी तरह से उनके कपड़े पहनने, मतलब पोशाक पहनने में भी उनकी जो डिफरेंट मतलब उनकी जो विभिन्नताएं हैं वो भी देखी जाती हैं। अब इस मैप को समझ लीजिए एक बार कि अभिलेखों की प्राप्ति, जो तो जो मतलब रेड डॉट से बने हुए हैं, जो स्थान, जो प्लेसेस बनी हुई हैं, यहाँ पर अभिलेख मिले हैं। और ये जो ब्लैक वाले हैं ये महत्वपूर्ण नगर हैं। इट मीन्स कि ये उनकी राजधानी भी रहे थे। अब देखिए राज्य साम्राज्य से कैसे भिन्न है। मतलब राज्य और साम्राज्य सुनने में हमें एक जैसा मिलता है, लेकिन ये भिन्न होते हैं। क्यों? सबसे पहले देखिए, क्योंकि साम्राज्य राज्यों से बड़े होते हैं और उनकी रक्षा के लिए बड़ी सेना की ज़रूरत होती है। इसलिए सम्राटों को राजाओं की तुलना में ज़्यादा संसाधनों की ज़रूरत होती है। अब देखिए आपको अगर याद नहीं हो रहा ना, तो आप ऐसे याद रख लीजिए, राज्य क्या एक छोटा वर्ड है, इट मीन्स ये छोटा एरिया था। साम्राज्य बड़ा वर्ड है, इट मीन्स ये ज़्यादा बड़ा एरिया था। ठीक है, इसको हम राज्य मान सकते हैं और इसको हम साम्राज्य। अब देखिए राज्यों को जो रक्षा करनी होती है, अब इतने एरिया के लिए क्या सेना, क्या आर्मी की ज़रूरत होगी, लेकिन जब इतने बड़े एरिया पर अगर शासन करना हो तो उसके लिए आर्मी, सेना की ज़रूरत थी और ज़्यादा संसाधन भी चाहिए थे। इसी कारण उन्हें बड़ी संख्या में कर इकट्ठा करने वाले अधिकारियों की भी ज़रूरत होती है। मतलब उन्हें फिर जो अधिकारी कर्मचारी थे वो भी रखने होते थे। अब देखिए साम्राज्य का प्रशासन कैसा था। क्योंकि मौर्य साम्राज्य बहुत बड़ा था, इसलिए अलग अलग हिस्सों पर अलग अलग ढंग से शासन किया जाता था। पाटलिपुत्र और उसके आसपास के इलाकों पर सम्राट का सीधा नियंत्रण था। इसका मतलब ये हुआ कि इस इलाके के गांव और शहर में किसान, पशुपालक, शिल्पकार, व्यापारियों ने से कर इकट्ठा करने के लिए राजा अधिकारियों की नियुक्ति करता था, जो राजा के आदेशों का उल्लंघन करते थे। अधिकारी उसको सजा भी देते थे। इसमें से कई अधिकारियों को वेतन भी दिया जाता था। इतने बड़े साम्राज्य को चलाने के लिए उन्होंने एक तो आर्मी रख ली। अब आर्मी को उन्होंने सैलरी भी देनी थी, इसलिए उन्होंने कर इकट्ठा करना शुरू कर दिया। कर सभी लोगों से इकट्ठा किया जाता था, किसानों से, पशुपालकों से, शिल्पकारों से, व्यापारियों से, सभी प्रकार के लोगों से।
इनमें से कई अधिकारियों को वेतन दिया जाता था। संदेशवाहक एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे, मतलब संदेशवाहक जो एक जगह से दूसरी जगह संदेश लेकर जाते थे, जिन्हें मैसेंजर कह सकते हैं हम। और राजा के जासूस अधिकारियों के कार्यकलाप पर नजर रखते थे, मतलब राजा ने कुछ एक जासूस भी छोड़े होते थे कि जो हमारे अधिकारी हैं वो वफादार हैं या नहीं है। उनके ऊपर सम्राट था जो कि राज परिवार और वरिष्ठ मंत्रियों की सहायता से सब पर नियंत्रण रखता था। मौर्य साम्राज्य के भीतर कोई छोटे प्रांत, छोटे क्षेत्र भी थे। इन पर तक्षशिला या उज्जैन जैसी राजधानियों से शासन किया जाता था। कुछ हद तक पाटलिपुत्र से इन क्षेत्रों पर नियंत्रण रखा जाता था। जो राजधानियां थी उनसे अक्सर राजकुमारों को वहां का गवर्नर बना दिया जाता था, लेकिन ऐसा लगता है कि इन जगह पर स्थानीय परंपराओं और नियमों को ही माना जाता था। मतलब वहाँ के जो रीजनल रूल्स हैं, जो वहाँ के स्थानीय नियम है, जो परंपराएं हैं, उनको माना जाता था। प्रादेशिक केंद्रों के बीच विस्तृत क्षेत्र थे। इनके इलाकों में मौर्य शासक सिर्फ मार्गों और नदियों पर नियंत्रण रखने की कोशिश करते थे, जो कि आवागमन के लिए, मतलब एक जगह से दूसरी जगह आने जाने के लिए महत्वपूर्ण थे। यहाँ से उन्हें जो भी संसाधन और भेंट मिलते थे उन्हें इकट्ठा कर लेते थे। जैसे कि अर्थशास्त्र में लिखा हुआ मिलता है कि उत्तर पश्चिम कंबल के लिए, दक्षिण भारत सोने के लिए और कीमती पत्थरों के लिए प्रसिद्ध था। अब देखिए इतने बड़े, जो जब हम भारत का जो मैप बनाते हैं ना, जो हम भारत का जो मैप बनाते हैं उसमें हम देखते हैं कि इतना बड़ा साम्राज्य था। वो अलग अलग क्षेत्र किसी खास वस्तु के लिए जाने जाते थे, जैसे कि जो हमने देखा दक्षिण भारत सोने के लिए और उत्तर पश्चिम कंबलों के लिए प्रसिद्ध था, और कीमती पत्थरों के लिए भी दक्षिण भारत फेमस था। संभव है कि संसाधन नजराने के रूप में इकट्ठे किए जाते। नजराना क्या होता है? मतलब अपनी स्व इच्छा से एक दिए जाने वाला उपहार उसे कह सकते हैं हम। जंगल वाले कुछ फिर आते हैं कि जंगल वाले इलाके जो हमने बिल्कुल सेंट्रल भारत के, मध्य भारत में हमने देखे हैं। वहाँ रहने वाले लोग काफ़ी हद तक स्वतंत्र थे, आज़ाद थे। जो जंगल में रहते थे उन्हें किसी की बात नहीं माननी होती थी, वो किसी के अधीन काम नहीं करते थे। उनसे ये उम्मीद की जाती थी कि मौर्य पदाधिकारी को वो हाथी, लकड़ी, मधु और मोम जैसी चीज़ें लाकर दे। मतलब सभी लोगों से किसी न किसी रूप से कर इकट्ठा किया जाता था। नजराना क्या है? जहाँ कर नियमित ढंग से इकट्ठे किए जाते थे, वहीं नजराना अनियमित रूप से जब भी संभव हो इकट्ठा किया जाता था। ऐसे नजराने विविध पदार्थों के रूप में प्राय ऐसे लोगों से लिए जाते थे जो स्वेच्छा से इसे देते थे। अब देखिए राजधानी में सम्राट जो एक मेगस्थनीज आते हैं चंद्रगुप्त के दरबार में। पश्चिमी एशिया के एक जो राजदूत थे, एम्बेसडर हैं, वो आते हैं और वो क्या देखते हैं कि राजधानी में सम्राट का मतलब कैसा शासन था, लोग क्या करते हैं कैसा नहीं। उन्होंने इसके बारे में एक वृत्तांत लिखा है। तो वो क्या देखते हैं कि सम्राट का जनता के सामने आने के अवसर पर शोभा यात्रा के रूप में जश्न मनाया जाता है। उन्हें एक सोने की पालकी में लाया जाता था। अब आप ध्यान से सुनिए कि सम्राट के मतलब कैसे उनके सामने पेश होता था। उनके आसपास अंगरक्षक होते थे, सोने चांदी हाथियों पर सवार होते थे। कुछ अंगरक्षक पेड़ों को लेकर चलते थे और इन पेड़ों पर प्रशिक्षित तोतों का एक झुंड रहता है जो सम्राट के सिर के चारों तरफ चक्कर लगाता है। तो ये अशोक के बारे में बताया जा रहा है। राजा सामान्यतः हथियारबंद महिलाओं से घिरे होते थे। मतलब राजा जो होते थे उनके आसपास हथियारों के, जिनके महिलाओं के पास हथियार थे जो उनकी रक्षा करते थे, उनसे घिरे होते थे। वे हमेशा इस बात से डरते थे कि कहीं उनकी कोई हत्या ना कर दे, इसलिए उनके खाना खाने से पहले जो उनके नौकर थे वो खाना खाकर चेक करते थे कहीं इसमें जहर वहर तो नहीं दे दिया है ना। वे लगातार 2 रात एक ही कमरे में नहीं रहते थे, मतलब एक जगह पर एक से ज़्यादा दिन नहीं रुकते थे। सिर्फ एक रात एक जगह पर एक कमरे में और दूसरी रात दूसरे कमरे में रुकते थे। मतलब इतना खतरा था उनकी ज़िंदगी को। पाटलिपुत्र के बारे में क्या लिखते हैं? जो ये मेगस्थनीज आए थे, चंद्रगुप्त के दरबार में आए थे, एक यूनानी थे, वो लिखते हैं पाटलिपुत्र के बारे में कि ये एक विशाल खूबसूरत नगर है। ये एक विशाल प्राचीन से घिरा है जिसमें 570 बुर्ज और 64 द्वार हैं। 2-3 मंजिल वाले घर हैं, लकड़ी कच्ची ईंटों से बने हैं। राजा का महल भी काठ से बना है जिसे पत्थर की नक्काशी से अलंकृत किया गया है। इसके चारों तरफ से उद्यानों और चिड़ियों के लिए बने बसेरे से घिरा है, मतलब चारों तरफ बाग बगीचा बना हुआ है। अब देखिए अशोक एक अनोखा सम्राट है, इसे क्यों कहते थे इसके बारे में हम देख लेते हैं। अशोक मौर्य वंश के सबसे प्रसिद्ध शासक थे। हमने देखा था चंद्रगुप्त मौर्य ने नींव रखी थी इस मौर्य साम्राज्य की।
लेकिन उसके जो प्रसिद्ध जो शक्तिशाली शासक थे वो अशोक थे। वे ऐसे पहले शासक थे जिन्होंने अभिलेखों द्वारा जनता तक अपना संदेश पहुंचाने की कोशिश की थी। मतलब इससे पहले जितने भी जो शासक हुए थे उन्होंने कभी भी जनता के सामने अपने संदेश पहुंचाने की कोशिश नहीं की, और इनके ज़्यादा अभिलेख जो प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि में है। अब देखिए, अभिलेख उन भाषाओं में लिखवाए जाते थे जो लोगों को समझ आती थी जो भाषा। अब देखिए, आम जनता को उस समय हम देखते हैं कि जो समाज था वो 4 वर्णों में बटा हुआ था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। जो ब्राह्मण थे ये संस्कृत जो वेद होते थे उनका अध्ययन करते थे, मतलब शिक्षा का अधिकार इन्हें था। जो क्षत्रिय थे ये राजा होते थे, शासक होते थे जो राज करते थे, और वैश्य जो होते थे वो कृषि मतलब पशुपालन थे, व्यापारी थे जो खेती वगैरह करते थे। और जो शूद्र थे उनको ये था कि वो सभी बाकी 3 जो वर्ग हैं उन तीनों वर्गों की सेवा करें, मतलब उन्हें सबसे नीच समझा जाता था जो शूद्र थे उनको। तो अब लोग क्या थे, लोगों जो थे उसमें नीची जाति के लोग भी थे, है ना। ब्राह्मण तो सारे पढ़ सकते थे, संस्कृत भाषा जो भी वेद थे उनका अध्ययन कर सकते थे, लेकिन उससे जो नीचे श्रेणियां थी उनको शिक्षा का अधिकार नहीं था। तो इसी तरह फिर जब जनता के बीच में कोई भी संदेश पहुंचाना होता था तो वही भाषा में लिखा जाता था जो लोगों को भाषा समझ आती थी। लोग कौन सी भाषा समझते थे? प्राकृत भाषा, ब्राह्मी लिपि में जो भी है वो समझते थे। अशोक का फिर आता है कलिंग युद्ध। अशोक ने एक कलिंग युद्ध जीतते हैं। कलिंग जो है तटवर्ती उड़ीसा का प्राचीन नाम क्या है? कलिंग। उड़ीसा का जो पुराना नाम है कलिंग है। अशोक ने कलिंग को जीतने के लिए युद्ध लड़ा, लेकिन युद्ध जनित हिंसा, खून खराबा देखकर उसने उस युद्ध से जो मतलब वो हताश हो गया था। उन्होंने निर्णय लिया कि भविष्य में कभी युद्ध नहीं करेंगे। तो अशोक एक ऐसे पहले राजा थे जिन्होंने युद्ध से मतलब त्याग ले लिया था, जो संन्यास लिया था। कलिंग युद्ध का वर्णन करते हैं, अशोक ने एक अभिलेख लिखवाया था। उसमें क्या लिखते हैं? राजा बनने के 8 साल बाद मैंने कलिंग पर जीत हासिल की। लगभग 1.5 लाख लोग बंदी बनाए गए, 1 लाख से ज़्यादा लोग मारे गए। मुझे बहुत दुख हुआ। क्यों? जब किसी स्वतंत्र देश को जीता जाता है लाखों लोग मर जाते हैं, बहुत सारे बंदी बनाए जाते हैं, इसमें ब्राह्मण भी मारे जाते हैं। जो लोग अपने सगे संबंधियों मित्रों को बहुत प्यार करते थे, दासों मृतकों के प्रति दयावान होते हैं, वो भी युद्ध में या तो मारे जाते हैं या अपने जो प्रियजन होते हैं उनको खो देते हैं। इसलिए मुझे पश्चाताप हो रहा है। मैंने धम्म पालन करने एवं दूसरों की शिक्षा देने का निश्चय किया है। तो अशोक ने कलिंग की विजय के बाद, युद्ध के बाद जो युद्ध से संन्यास ले लिया था, और उन्होंने कहा था कि अब वो कभी भी फ्यूचर में ऐसा युद्ध नहीं करेंगे, क्योंकि उन्हें ये एहसास हो चुका था कि युद्ध में बहुत सारा नुकसान हो जाता है। मैं मानता हूँ कि धम्म के माध्यम से लोगों का दिल जीतना बलपूर्वक जीत पाने से ज़्यादा अच्छा है। मैं ये अभिलेख भविष्य के लिए एक संदेश के रूप में इसलिए लिखवा रहा हूँ क्योंकि मेरे बाद मेरे बेटे और पोते भी युद्ध ना करें। तो उन्होंने ऐसा ये अभिलेख इसलिए लिखवाते थे कि जो लोग थे उनसे कुछ शिक्षा ले सकें। अब देखिए, अशोक का धम्म क्या है? उन्होंने धम्म का जिक्र किया है, तो इस धम्म के बारे में देख लेते हैं। अशोक के धम्म में किसी देवता की पूजा या कर्मकांड की आवश्यकता नहीं थी। मतलब उनके द्वारा ये नहीं था कि किसी मूर्ति की पूजा, किसी देवता की पूजा की जाए, ऐसे कर्मकांड नहीं मानते थे। उन्हें लगता था कि जैसे पिता अपने बच्चों को अच्छे व्यवहार की शिक्षा देते, वैसे ही उनका कर्तव्य है कि अपनी प्रजा को निर्देश दें। वे बुद्ध के उपदेशों से भी प्रेरित हुए थे, तो उनका जो रुख था बुद्ध के उपदेशों की तरफ था। ऐसी कई समस्याएं थी जिनके लिए उनमें संवेदना थी। उनके साम्राज्य में अलग अलग धर्मों को मानने वाले लोग रहते थे और इससे कई बार टकराव पैदा हो जाता था। जानवरों की बलि चढ़ाई जाती थी, दासों और नौकरों के साथ क्रूर व्यवहार किया जाता था। मतलब इस धम्म की शिक्षा से पहले बहुत सारी ऐसी दिक्कतें आ रही थी, लोग खुश नहीं थे उनकी प्रजा में रहकर। इनके अलावा परिवार में वे पड़ोसियों के बीच भी झगड़ते होते रहते थे। अशोक ने महसूस किया कि इन समस्याओं का निदान करना उनका कर्तव्य है। अशोक को ऐसा फील होने लगा, महसूस करने लगे कि ये जो समस्याएं मेरी प्रजा के बीच चल रही हैं उनका समाधान मुझे करना है, मेरा एक कर्तव्य है, जिम्मेदारी है। इसलिए उन्होंने धम्म महामात नाम के अधिकारियों की नियुक्ति की। फिर उन्होंने वो अकेले राजा तो हर जगह जा नहीं सकते थे, है ना, इसलिए उन्होंने फिर धम्म महामात की अधिकारी रख लिए थे और जो कि जगह जगह जाकर धम्म की शिक्षा देते थे। इसके अलावा अशोक ने अपने संदेश में कई स्थानों पर शिला और स्तंभों को भी खुदवा दिया था। कुछ ऐसे स्तंभ और शिलालेख भी मिलते हैं।
अधिकारियों को निर्देश दिया कि राजा के संदेश को उन लोगों को पढ़कर सुनाएं जो लोग नहीं पढ़ सकते थे। अब ऐसा तो था नहीं कि सभी लोग पढ़ना लिखना जानते, कुछ लोग नहीं पढ़ सकते थे। तो और जो अधिकारी रखे थे उन्होंने धम्म महामात उनको आदेश दिया गया कि आप लोगों को अशोक की जो भी शिक्षाएं हैं वो पढ़कर सुनाएं। अशोक ने धम्म के विचारों को प्रसारित करने के लिए सीरिया, मिस्र, ग्रीस में भी दूत भेजे थे। सिर्फ भारत उपमहाद्वीप नहीं बल्कि एशिया के और भागों में भी जो राजदूत भेजे गए थे। अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को इसी काम के लिए उसने श्रीलंका भेजा था। अब देखिए, जो राजा खुद इतने राजाओं को मतलब कि इतने युद्धों में हिंसा करके, लड़ाइयाँ करके बाद में उसके मन में सुधार की भावना पैदा होती है और वो अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को भेज देता है कि आप धम्म का प्रचार करो, आप लोगों को अच्छी शिक्षा दो कि लड़ाई करना अच्छी बात नहीं है, सभी लोग मिलजुल कर रहें। तो ऐसी शिक्षा के लिए वो अपने पुत्र और पुत्री को भेज देता है। अब देखिए, यहाँ पर एक कुबड़ वाला जो वृक्ष है उसका एक जो मूर्ति मिली है, ये बिहार के रामपुरवा में मिले एक मौर्यकालीन स्तंभ का हिस्सा है। अभी इसे राष्ट्रपति भवन में रखा गया है। तो ये स्तंभ का एक हिस्सा थे जो अशोक ने खुदवाए थे स्तंभ। फिर अशोक ने और कुछ किया था कि सड़कें बनवाई, कुएं भी खुदवाए थे, विश्राम गृह मतलब आराम करने के लिए घर बनाए थे। इसके अलावा उन्होंने मनुष्य जानवरों की चिकित्सा की भी व्यवस्था की थी। मतलब उन्होंने जो जानवरों की, मनुष्यों की जो स्वास्थ्य है उसको लेकर भी व्यवस्थाएं की थी। अब अपनी प्रजा के लिए अशोक का संदेश क्या था? लोग विभिन्न अवसरों पर अनुष्ठान करते हैं। अनुष्ठान मतलब कोई भी धार्मिक कार्य जो भी विभिन्न अवसर, खास मौक़ों पर। उदाहरण के लिए जब बीमार होते हैं तो उनके बच्चों का विवाह होता है। जब उनके बच्चों का विवाह होता है, बच्चों के जन्म पर, तब यात्रा शुरू करते हैं जब वे तरह तरह के अनुष्ठान करते हैं। ये कर्मकांड कहते किसी काम के नहीं। अशोक ने कहा कि जो ऐसे कर्मकांड करते हो ना आप लोगों को खुश करने का काम, वो किसी काम का नहीं है। इसके बदले यदि लोग दूसरी रीतियों को माने तो ज़्यादा फलदायी मतलब ज़्यादा लाभदायक होंगी। ये रीतियाँ क्या थी? अपने दासों और नौकरों को साथ अच्छा व्यवहार करना, बड़ों का आदर करना, सभी जीवों पर दया करना, ब्राह्मणों और श्रमिकों को दान देना, अपने धर्म की प्रशंसा, दूसरे धर्म की निंदा करना। तो अशोक ऐसी शिक्षा देते हैं लोगों को, कहते हैं कि अपने धर्म को अच्छा मानना और दूसरों के धर्म की निंदा करना, दोनों बातें ही गलत है। ना तो अपने धर्म के बारे में अच्छा बताओ, ना ही किसी के धर्म को पूरा कहो। क्योंकि अगर आपका धर्म अच्छा है तो वो खुद आपकी जो भी संस्कार है उनसे उनकी झलक सामने आ जाती है। यदि कोई अपने धर्म की बड़ाई और दूसरे के धर्म की बुराई करता है तो वास्तव में अपने धर्म को ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है। इसलिए हर किसी को दूसरे के धर्म के प्रमुख विश्वासों को समझने की कोशिश करते हुए उसका आदर करना चाहिए। तो ये अशोक थे, उनका ये संदेश था, प्रजा को उन्होंने संदेश दिया था। अब यहाँ पर देखिए, ये लिपि है, लिपि के कुछ अक्षर दिए गए हैं यहाँ पर। ब्राह्मी लिपि है, उसके आधुनिक भारत की ज़्यादातर लिपियाँ पिछले सैकड़ों वर्षों में ब्राह्मी लिपि से उत्पन्न हुई। अब देखिए, जो छोटा अनार होता है ना, ये पर देखिए आप, यहाँ पर देवनागरी हिंदी का ये अक्षर है। और आप अक्षर को अलग अलग भाषाओं की लिपियों में देख सकते हैं। ये देवनागरी में है, ये ब्राह्मी में, आरंभिक ब्राह्मी में ये होता था। और ये बांग्ला में ऐसे, मलयालम में ऐसे लिखा जाता है, कुछ ऐसे करके, है ना, ऐसे करके। और ये जो तमिल है उसमें ऐसे लिखा जाता है। ये देखिए, अलग अलग लिपियों में ये दिखाया गया है। तो ये था हमारा आज का चैप्टर, इतना ही था। इसमें सिर्फ अशोक का जो बिल्कुल बेसिक है वही बताया गया था। इसमें उपयोगी शब्द कौन कौन से हैं? देखिए, साम्राज्य, हमें पता चल गया कि राज्य छोटा होता है और साम्राज्य बड़ा होता है। राजधानी, कोई भी एक ऐसी जगह जहाँ से छोटे छोटे क्षेत्रों का जो कंट्रोल किया जा सके। अधिकारी, जो कर्मचारी होते हैं। संदेशवाहक, मैसेंजर। प्रांत, जो अलग अलग प्रांत बने हुए थे, प्रोविंसेस होते हैं। जो धम्म, जो अशोक ने एक धम्म का मतलब स्थापना की थी और उसने फिर अपने उसने धम्म महामात भी रखे थे और अपने पुत्र और पुत्री को भी भेजा था श्रीलंका में इस धम्म का प्रचार करने के लिए। अब यहाँ पर हम खालिस्तान करके देख लेते हैं। जहाँ पर सम्राटों का सीधा शासन था वहाँ अधिकारी क्या वसूलते थे? नजराना वसूलते थे, है ना, कर वसूलते थे। जहाँ पर सम्राट सीधा शासन करते थे। राजकुमारों को अक्सर प्रांतों में डैश के रूप में भेजा जाता था, मैसेंजर मतलब राजदूत के रूप में। मौर्य शासक आवागमन के लिए महत्वपूर्ण और डैश पर नियंत्रण रखने का प्रयास करते थे।
मौर्य शासन आवागमन के लिए महत्वपूर्ण डैश और डैश पर नियंत्रण रखने का प्रयास करते थे। जो भी उनके जो क्षेत्र होते थे उन पर हमने देखा था मध्य एशिया यहाँ पर है ना, और जो उनके अलग अलग जो क्षेत्र होते थे उन पर नियंत्रण रखने की कोशिश करते थे। प्रदेशों में रहने वाले लोग मौर्य अधिकारियों को डैश दिया करते थे, नजराना। मतलब जो मौर्य के जो अधिकारी थे उनको नजराना दिया जाता था, एक तरह से तोहफा। ये कर नहीं होता था, ये एक अनिश्चित समय के लिए होता था। मतलब जब मन चाहो आप तब दे सकते हो, ऐसा नहीं कि कर आपने जैसे मंथ में एक बार देना है। नजराना अगर आपका मन हो तो आप महीने में 2 बार दे सकते हैं, 3 बार या 1 बार, या कभी भी ना दे, ऐसा भी हो सकता है। तो ये थे हमारे आज के चैप्टर। ठीक है, यहाँ पर हाँ, यहाँ पर हम ये सही गलत भी कर लेते हैं। उज्जैन उत्तर पश्चिम की तरफ आवागमन के मार्ग पर था। उज्जैन हमने कहाँ पर देखा था? मध्य एशिया में था, जो उत्तर और दक्षिण को आपस में कनेक्ट करता था। उत्तर पश्चिम की तरफ, हाँ सही है। आधुनिक पाकिस्तान और अफगानिस्तान के इलाके में मौर्य साम्राज्य के अंदर थे। आधुनिक पाकिस्तान मौर्य साम्राज्य के, बिल्कुल सही। जो अफगानिस्तान और पाकिस्तान का एरिया था मौर्य साम्राज्य के अंडर में आते थे। चंद्रगुप्त के विचार अर्थशास्त्र में लिखे गए हैं। चंद्रगुप्त के विचार नहीं हम कह सकते, यहाँ पर चाणक्य और कौटिल्य के जो विचार थे वो लिखे गए थे। कलिंग बंगाल का प्राचीन नाम था, ये भी गलत है। कलिंग किसका पुराना नाम था? उड़ीसा का। अशोक के ज़्यादातर अभिलेख ब्राह्मी लिपि में हैं, हाँ सही है। इसके साथ ये प्राकृतिक लिपि में भी है, जो प्राकृतिक भाषा है और ब्राह्मी लिपि है। तो ये था हमारा आज का चैप्टर। तो मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट चैप्टर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।